अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की शुरुआत से पहले आप एक झलक देख सकते हैं किस तरह से रेवंत रेड्डी साहब वर्सेस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चल रहा। तो मैं नहीं समझता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब की बातें कुछ कांग्रेस को वोट दिलाएगी या फ़ायदा होगा। एज़ यूजुअल अकबर ओवैसी साहब गरम गरम आप पहले सुन लीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद हम पूरे वीडियो में चलेंगे तफसील में। हैदराबाद शहर में और एक निजाम है, वो शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर है। ये ऐसा कह रहा है कि हैदराबाद हमारा, ये शहर हमारा। इस बार देखेंगे शहर किसका है, ये शहर में कौन जीतने वाले हैं। आप छोड़ के साथ बिता रहे। ओवैसी यहां से आए, ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। ए कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश यानी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तेलुगु स्टेट्स में खुसूसन एमआईएम और कांग्रेस की जो दोस्ती थी वो काफ़ी मशहूर थी। अब अचानक न जाने क्या हो गया इन दोनों के बीच में कि हरी घास में भी अगर अंगार शोले और ऐसी बिजलियां बरस रही कि आप पूछिए मत। एक सेंसेशन हो गया। असद ओवैसी साहब जब कभी भी कांग्रेस का नाम ले रहे हैं तो उन्हों बरस पड़ रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम लीडरान जो है बड़े परेशान है कि किस तरह से तेलंगाना हो या आंध्रा हो, अगर एमआईएम का साथ रहा तो अच्छे सीट जीत सकते हैं या फिर अच्छी वो लोग अपनी जो वोट परसेंटेज है उसको एक मुस्लिम माइनॉरिटी की गैदर कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना तो ये है कि एमआईएम मुसलमान वोटों की गुत्तेदार नहीं है, एमआईएम का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो एमआईएम के 7 सीट है वो 7 सीट ऐसे है, 7 सीट एक एमपी सीट और एमएलसीज भी कुछ बनते हैं और कॉरपोरेटर्स है। तो ये तमाम का पावर किस तरह से यूटिलाइज करना, जैसा ये कहते हैं। अब मैं तो पूरी तरह एमआईएम की तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, अब लोग कहीं कमेंट मारने लग जाए कि क्या सादक साहब 100% एमआईएम की तारीफ कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, इस तरह सियासत को किस तरह से अपनी तरफ पावर के वक्त में मोड़ा जाए, कैसे फांसे फेंकी जाए, कैसे सियासत को समझा जाए, अपनी हार को भी जीत में कैसे तब्दील किया जाए, मैं समझता हूं कि दारुस्सलाम की चौखट से ज़्यादा बेहतर यहाँ के जो तेलुगु स्टेट्स में कोई नहीं जानते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सामाजिक कारकुन और इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाले एक वकील के हैसियत से 2009 जब वाईएसआर और एमआईएम की जो दोस्ताना था कांग्रेस का, ये जो कांग्रेस का और एमआईएम का दोस्ताने से बढ़ के वाईएसआर और एमआईएम का दोस्ताना कह सकते हैं। 2004 में वाईएसआर हुकूमत को लाए, फिर 2009 में फिर हुकूमत में आए। अफसोस के 2009 सितंबर में कुछ उनका इंतकाल हो गया। तो ये पीरियड जो था, अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मेरी ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट हो गई। तो 2004-2009 में एमआईएम एंड कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फ्रेंडशिप थी। वाईएसआर से जो दोस्ताना सालार मिल्लत अलैहि रहमा से और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब से इतना ख़ास दोस्ताना था कि आप पूछिए मत। तो अब जैसे वाईएसआर सेकेंड टाइम इख्तिदार में आए, उसके बाद में वाईएसआर के इंतकाल होने के बाद आप जानते हैं कि कांग्रेस में सीएम बनने की बड़ी खिचड़ी पड़ी हुई रहती है, एक सील कवर आता है। तो कांग्रेस का एक जो दिल्ली लेवल कनेक्शन ही अलग होता है, वो हर कोई पढ़ नहीं सकते। तो जैसे वाईएसआर मर गए, उनके बाद में रोशिया को सीएम बनाया गया, लेकिन रोशिया सिर्फ 1 साल या 6 महीने कुछ थे। उसके बाद में किरण कुमार रेड्डी सीएम बने। तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जनाब पाशा कादरी साहब जो अब याकुतपुरा के एमएलए हैं, वो चारमीनार के एमएलए थे। जब मैं दारुसलाम पहुंचा एक खम्मम के बहुत इमरजेंसी मसले को लेकर के, कई सारे दुकान थे जो स्टेशन रोड मिनी शॉप्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ वहाँ का, वो शॉप्स को मुनहदिम यानी डिमोलिश करने की रोड एक्सटेंशन में बात आई थी, रोड की तोसी में। अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब किरण कुमार रेड्डी साहब का अपॉइंटमेंट लिया और मैं पाशा कादरी साहब जाके किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। किरण कुमार रेड्डी ने भी काफ़ी तारीफ़ की, मैं उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया मसला। तो अच्छे ताल्लुकात थे, ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट इनमें कोई लैंड के इश्यूज से या कोई और इश्यूज से इनमें दरार आ गई।
एक माइंडसेट जो किरण कुमार रेड्डी का था, जो आरएसएस इंटरनली थे, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इफेक्ट किया। फिर उसके बाद रिसेंटली भी 2016 में भी मैं और पाशा कादरी साहब, केटीआर साहब से भी मुलाकात किए। ये तमाम इमेजेस मैं आपको वीडियो के साथ में आपको साइड में मैं डिस्प्ले करूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो एमआईएम ने खम्मम के ताल्लुक से भी काफ़ी सारे काम अंजाम दिए। मैं खुद दारुसलाम जाके एक सामाजिक कारकुन और इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा वकील होने के नाते मैंने कई काम लिए, कांग्रेस से लिए, एमआईएम से लिए, टीडीपी से लिए, हर पार्टी से जिस तरह से कौमी अवामी मसले रहे मैंने वो रिप्रेजेंट किए। तो अब आगे की बात में ये अहम मुद्दा जानना ज़रूरी है हर किसी को कि किस तरह से एमआईएम और कांग्रेस का तोड़ आंध्रा तेलंगाना में हो गया और किस तरह से नेशनल लेवल पर भी असद ओवैसी साहब क्यों इतने खिलाफ कांग्रेस के हो गए, ये हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो फिर बाद में जैसे किरण कुमार रेड्डी और अकबर ओवैसी साहब और असद ओवैसी साहब, जो तमाम पार्टी का कैडर जो खिलाफ हो गया एक किरण कुमार रेड्डी की वजह से। किरण कुमार रेड्डी को अब जो बीजेपी में ज्वाइन हुए उनको उनके कपड़ों में ज़ाफ़रानी चड्डी पहने हुए लीडर कहा जाता था। तो खैर अब किरण कुमार रेड्डी वैसे भी बीजेपी में ही ज्वाइन हुए, उनके असली रंग बाहर आ गए। तो तारीख में दोनों भाइयों को, अकबर ओवैसी साहब को, असद ओवैसी साहब को, दोनों को जेल में रखने वाला पहला सीएम किरण कुमार रेड्डी था। तो किरण कुमार रेड्डी को अकबर साहब ने आखिरी किरण कांग्रेस की कह दिए थे, आज तक भी वो गली गली भटक रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा मैं कहता हूँ कि एमआईएम जो पावर की सियासत को, पावर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा जानती है। तो आप देखते हैं आजकल लीडर रूलिंग में कैसे ज्वाइन हो जाते हैं, अपोजिशन होते कैसे कमज़ोर हो जाते हैं, कैसे कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन खुद शब्बीर अली जो बदल गए बेचारे, के सीधे सीधे कई सारे एमएलएस टीआरएस में ज्वाइन हो गए कांग्रेस के। तो खैर ये पूरी एक अलग है, अभी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना अलग है। तो मैं आपको जैसे बताया हूँ कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इटसेल्फ 2004 2009 में 2014 में तेलंगाना आया, तो आप यकीन मानिए कांग्रेस के और एमआईएम के बीच में दरार डालने वाला शख्स किरण कुमार रेड्डी, जो आखिरी सीएम कांग्रेस का था, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का भी और आंध्रा एंड तेलंगाना में भी। आज तक कांग्रेस की दूर दूर तक कोई आवाज़ ही नहीं है। तो कांग्रेस इज़ अ नेशनल पार्टी, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को हर मुसलमान जैसे पैदा होता है, चाहे वो एमआईएम के कहते नहीं कहते नहीं मालूम, लेकिन हर मुसलमान को कांग्रेस का सिंपथाइज़र माना जाता है। कांग्रेस को भी मुल्लाओं की पार्टी भी कहती है, बीजेपी ऐसी कहती आई, खैर वो अलग बात है। तो अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये तमाम चीज़ें और तमाम बातें मैं इसलिए आज बताना चाह रहा हूँ कि फिर 2024 में आंध्रा में या फिर 2024 तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अब कांग्रेस बेचैन है कि किस तरह से एमआईएम को साथ ले। अब एमआईएम ना तो इंडिया अलायंस में है, ना तो एमआईएम तेलंगाना और आंध्रा में कांग्रेस का साथ दे रही है। तो अब सीधे सीधे असद ओवैसी साहब केसीआर को, मामू को सपोर्ट करने की बात कर दिए। अब रही बात आंध्रा में भी वो जगन के साथ ही रहेंगे, वो भी उनकी पेशन गोई है। तो अब जैसे अब इंटरेस्टिंग मैं आपको तमाम क्लिप्स और तमाम वीडियोस एक एक, अब रिसेंटली अपने रेवंत रेड्डी और अकबर ओवैसी साहब का ज़बरदस्त काउंटर एंड इनकाउंटर चला पॉलिटिकल सैटायर में। तो ये तमाम चीज़ों को मैं आपको वीडियो की शक्ल में बताता रहूँगा, लेकिन अप टू द फाइनल मार्क मेरा कंक्लूजन यही है कि सीधे सीधे ये जो बात रही कांग्रेस से दूरी, वो किरण कुमार रेड्डी से पैदा हुई। उसके बाद में जो एमआईएम की जो दूरंदेशी है तेलुगु स्टेट्स तक सही हो गई, लेकिन इंडिया लेवल पे कांग्रेस को जिस तरह से खिलाफ बोला जा रहा है या फिर इंडिया में अलायंस पार्टनर नहीं बन पा रही है एमआईएम, ये चीज़ें ऐसी है। एमआईएम ऐसी हालत थी, जब हम मसले मसाइल लेके एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से ही मैं जब दारुसलाम जाया करता था, तो असद ओवैसी साहब के अल्फाज थे, बोलते थे अरे सादक मियाँ आए देखो खम्मम से आए 200 किलोमीटर। तो आज अब दारुसलाम जाएंगे तो हालत ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट अगर कोई लोकल में आ गए तेलुगु स्टेट्स के, उनको तो एक कोने में रखा जाता है, भाई साहब मैं इतने किलोमीटर से आया, देखो वहाँ बिहार से आए, वहाँ जम्मू कश्मीर से आए, वहाँ यूपी से आए, ऐसे सीमांचल, ये तमाम बातें आज आ गई। तो एमआईएम अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रहे। तो एमआईएम किस तरह से अब एक्सपेंशन बढ़ाई, ये भी इंडिया लेवल पे आप जानते हैं। अकबर ओवैसी साहब की एक स्पीच जो उनको एक्विट किया गया, उसके अंदर वो जो 15 मिनट की स्पीच थी, इंडिया लेवल में उनको रिकग्निशन आई। खैर अलग बातें हैं ये भी पॉलिटिकली। तो अब आपको मैं एक एक सीक्वेंस में बताऊंगा कि किस तरह से
जो स्टेटमेंट्स रहे रेवंत रेड्डी के टीडीपी में जब वो एमएलए थे तो असेंबली में मीडिया पॉइंट के पास उन्होंने कहा, वो मीडिया क्लिपिंग की मैं सर्च कर रहा हूँ नहीं मिली, रेवंत रेड्डी खुलेआम कहे एमआईएम को रजाकारों की पार्टी। एमआईएम को रिसेंटली भी कभी असद साहब से गले मिलने की बात करते, कभी असद साहब को टारगेट करते, फिर आज अकबर ओवैसी साहब को उन्होंने अलाफल असद साहब को बोला कि शास्त्रीपुरम में कोई निज़ाम बैठा है। तो खैर रेवंत रेड्डी की ऐसी हालत है, आप यकीन मानिए कि वो प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, मैं ये नहीं सोचता हूँ। कांग्रेस पार्टी प्रो मुस्लिम समझ सकते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी जिस तरह से रिसेंटली कोई मुसलमान को धक्का दे दिए तो ये चीज़ें हुई, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि रेवंत रेड्डी को जो हमेशा से जो बीजेपी के या आरएसएस के वो मेंबर कहलाए, तो उस तरह से मैं नहीं सोचता हूँ कि वो मुसलमानों को खासा करीब ले सकेंगे। अब फिरोज़ खान साहब जैसे तो अब बोलिए मत, अब उनकी स्पीच से कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा नुकसान हो रहा वो आप लोग सोच सकते हैं। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको तमाम वॉइस क्लिप्स और वीडियोस से बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस एंड एमआईएम का जो दूरी हुई है और क्या वजूहात थे, मैंने तो आपको बता दिया। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट और अपील करता हूं कि मेरे चैनल एडवोकेट सादिक शेख को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, क्या ये इंसाफ है? तो जितने केसेस बुक करना चाहते करिए। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन या अकबर ओवैसी मुकदमों से डरने या घबराने वाले का नाम नहीं है। हम डरने वाले नहीं हैं। आप फांसी पे भी चढ़ा दे तो हम डरने वाले नहीं हैं। ये हुकूमत की आदत है और कांग्रेस की भी आदत रही है। मजलिस सपोर्ट विड्रॉ करती है तो अकबर ओवैसी पे केसेस होते हैं। और कैसे केसेस? सेडेशन चार्जेस, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कॉन्स्पिरेसी। who are you cannot judge my loyalty, my sincerity, my commitment for this country. I love this country. This is my country. I can never think or dream of going against this country. It is a known fact that only after the withdrawal of the support, the Congress and the Congress government, which is led by the Kiran Kumar Reddy Sahab, is taking a revengeful act. बताइए, she is already assured that she will withdraw them on a case by case basis. विड्रॉ करिए, बैठिए आप, माफी मांगिए, कंपनसेशन दीजिए। बैठिए आप, एक मिनट बैठिए। यस मुख्यमंत्री गाరు, We are also concerned about the innocent people. If anyone has been booked, not only Muslim youth, on anyone, it is not correct on the part of the government. ఏవైతే తప్పు లేకన్నా ఒకవేళ పోలీసు అటువంటివి ఏమన్నా చేసింటే బేషరతుగా అందరికీ కూడా మేము క్షమాపణ చెప్పేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, आओ हैदराबाद को आओ, तो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। बड़ी बड़ी बातें करते, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। Also tell you, Congress is in power in Rajasthan, in Maharashtra, in Delhi. Why reservation has not been given there? Why did the Congress not give 4% or 5% or 7% reservation in Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Assam? It is MIM, that is why Andhra Pradesh the Muslims got reservation. It was we who got the reservation. ये चीफ मिनिस्टर, ये किरण कुमार रेड्डी अगर ये समझ रहे हैं कि आपके ऐसा गुस्सा होने से, ऐसा चीखने से हम डरेंगे घबराएंगे, तो नहीं, हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। मंदिर बनाने वाले चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे जैसे चीफ मिनिस्टर बहुत देखे, आया गया राम गए, बहुत गए और आए गए। तो आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा, कुछ वीडियोस मैंने बताए जो एमआईएम और कांग्रेस के बीच 2004 से 2009 के बाद जो दोनों में दरारें और दूरियां आई, वो मैंने आपको कुछ हेडलाइंस बताए। तो यही नहीं, वहाँ की चार मीनार की मंदिर से लेकर 4% रिजर्वेशन से लेकर मेयर डिप्यूटी मेयर पोस्ट से लेकर और कुछ लैंड नहीं दी गई एमआईएम को, कुछ लीजेस वगैरह पूछने पर, ऐसे कई सारे इश्यूज मंजर आम पर आए। तो ओवरनाइट नहीं टूटा एमआईएम और कांग्रेस का जो अलायंस था। तो अकबर साहब ने जैसा असेंबली में भी कहा कि उन्हें टारगेट किया गया, केसेस में बुक किया गया, तो उन्होंने भी मंदिर बनाने वाले चीफ मिनिस्टर कहा कांग्रेस के सीएम को। तो ऐसे कई सारे इश्यूज और मौजू आए थे और उलमा को पूरे मुत्तहिद करके
उलमा के साथ कैंपेन्स करके केस किरण कुमार रेड्डी के ख़िलाफ़ काफ़ी लंबी मुहिम चलाई गई है। अगर आप 2009 की हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो, यानी वाईएसआर मरने के बाद जो एमआईएम और कांग्रेस का टाई अप था वो एमआईएम कांग्रेस नहीं बल्कि एमआईएम वाईएसआर का नज़र आया। तो वाईएसआर के इंतकाल होने के बाद, रोशैया के मरने के बाद, किरण कुमार रेड्डी सीएम बनने के बाद एक कम्युनल माहौल सा छा गया था एमआईएम को उनके नज़रिए से कि इंसाफ नहीं कर रहे किरण कुमार रेड्डी। तो अब उसके बाद जो अंदाज़ है, आज भी आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब न तो आंध्रा में, न तो तेलंगाना में, ना ही हिंदुस्तान के कोई स्टेट में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहे। नहीं मालूम ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, लेकिन ये दोनों में जो मुत्तहिदा आंध्रा में और तेलंगाना आने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ओपनली रॉयल तेलंगाना के फेवर में थे और कुछ समय के अंदर की भी बातें सुनने में आई। लेकिन आज वही केसीआर को असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिना, यानी एमआईएम के बिना, वो तेलंगाना में गवर्नमेंट नहीं चला रहे चाहते हैं, जैसा स्टीयरिंग उनके हाथ में, तमाम चीज़ें सुनने में आ रही। तो सिर्फ एमआईएम कैबिनेट में नहीं जाती है उतने ही, लेकिन एमआईएम का पावर इतना है कि वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन, जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो टीआरएस हो, बीआरएस हो, टीडीपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हुकूमत हो, वो बिल्कुल कर देते हैं। तो उसके लिए मेरा कहना, हमारी नौजवान नस्ल के लिए और जो पॉलिटिकली एक्टिव है, मेरा एक एनालिस्ट होने के नाते मेरा मशवरा है कि एमआईएम एक जमात जो है, आज 2 एमपी, 7 एमएलएस और कई कॉरपोरेटर्स, एमएलसीज की है। तो ये जमात के आगे और कोई इंसान ठहरना, जमात बना देना, एमआईएम गलत कर रही है अगर हम समझ रहे हैं, बीजेपी का जो बी टीम कहते हैं, तमाम बातें अगर हम देख रहे हैं बीजेपी को जो फ़ायदा हो रहा, तो आप यकीन मानिए एक एमएलए ठहरा के जीतना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। कितना पैसा, कितना टाइम, कितना एक्सपीरियंस, कितना कास्ट एंड रिलीजन, ये पूरा वोटर देखता है। तो ऐसे हालात में जो 7 एमएलए, 2 एमपी, कई एमएलसी, कॉरपोरेटर्स वगैरह और पार्टी फंक्शन रहने की, एक स्ट्रक्चर रहने की जमात से, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन्हें हटा दे के ओवरनाइट, या फिर इनको पूरा ही गलत बोल दे के कोई ओवरनाइट आ जाना, ये नहीं होता। तो जब, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के टाइम पे शब्बीर अली साहब रिश्तों में होने के बावजूद भी शब्बीर अली साहब पे अटैक्स ऐसे कई सारे देखे गए कॉरपोरेशन इलेक्शंस में। और अब बीआरएस से अलायंस में रखे कि एमआईएम का फ़ायदा हुआ, अगर आप पूछेंगे मुझे, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं तारीफ़ करा, तो एमआईएम का सबसे बड़ा धक्का बीआरएस से मिलने के मामले में ये हुआ कि जो एमआईएम हमेशा कहती शहर हमारा, मेयर हमारा, इस बार ना तो मेयर आया ना तो डिप्टी मेयर आया एमआईएम को। तो देखिए, बीआरएस की स्ट्रेटजी और बीआरएस का जो स्टैंड है, वो भी मैं समझता हूँ कि फुल फ्लेज वाईएसआर और कांग्रेस की तरह भी एमआईएम को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। तो अब इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या है, वो वक्त ही आगे बताएगा 23-24 में। अब मैं तो समझता हूँ कि मेरी राय है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहिए कि इंडिया को सेंट्रल लेवल जो अलायंस है, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। और जो रही बात, कांग्रेस पार्टी को भी रेवंत रेड्डी दीगर टीम को प्रूव करना है कि वो वाकई मुसलमानों के प्रो है, वरना रेवंत रेड्डी की जो छवि बनाई जा रही, जो उनका पास्ट है, तमाम से नज़र आने लगता है कि क्या मुसलमानों के साथ ये इंसाफ करेंगे या नहीं। तो देखेंगे, चलिए अब आगे चल के क्या होगा। तो मेरी एक एनालिसिस थी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद है। अगर जो भी है कमेंट्स में मुझे आप अपनी राय रख सकते हैं। और फिर एक मरतबा मैं बता दूं कि एक सोशल वर्कर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह मैंने मेरी राय आपके सामने रखी है। और 15 साल का जो तजुर्बा रहा मेरा सामाजिक कारकुन की एतबार से, जो खिदमत मैंने सोशल एक्टिविस्ट की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की है, उन तजुर्बे से मैंने सामने रखे हैं बातों को। दुआ करिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो हमारे है ही नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्ट्रेंथन होंगे तो और समाज में हम हमारी कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हमारे माँ बाप के सदक़े, उनकी दुआओं से, उनकी तालीम से, उनकी जो ताकीद और जो तरबियत की गई, उस नतीजे हम यहाँ तक पहुँचे हैं अल्लाह के करम से। बस जो भी है, आगे हमारी खिदमत इसी तरह जारी व सारी रहेगी। आप तमाम से भी दुआओं का तलबगार हूँ। और ख़ासकर मेरे चैनल जो यूट्यूब का है, एडवोकेट सादिक शेख, को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।